तो चलिए हम लोग आज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नई सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलिटिकल साइंस समाप्त किया था, तो बताए थे कि यहाँ पर क्या हो गई, आपका पॉलिटिकल साइंस जो है वह समाप्त हो गया। कल की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, अर्थशास्त्र को देखेंगे। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा, बार बार बोल रहे हैं कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी ना उस बात को लिख लीजिएगा। आप अपने अनुसार नोट्स बनाइएगा, हमारे अनुसार नोट्स मत बनाइएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए हेडिंग लगाइए आप अर्थशास्त्र। एक नई टॉपिक है जी, एक नई सब्जेक्ट है, टॉपिक नहीं एक नई सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है एकदम बेसिक से बताएंगे, थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने पॉलिटिकल साइंस को इन डिटेल बताया, बायोलॉजी को इन डिटेल बताया, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर अर्थशास्त्र को इन डिटेल बताएंगे। जो जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आती है उस क्वेश्चन को हम इन डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अभी तक अर्थशास्त्र नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। अब सुनो, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब होता क्या है, तो इसको तोड़ो अर्थशास्त्र का। देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आई बात। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इज द ग्रोथ ऑफ साइंस। ठीक है, अब यह कहने वाले कौन है, सैमुअल्सन कहे थे जी। हम ध्यान से बात को सुनिएगा और समझते चलिएगा, यह भी साइंस की तरह ही है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इन डिटेल अपने आप समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को थोड़ा सा तोड़ो। अर्थशास्त्र जो दो वर्ड से बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। ठीक है, अर्थ का मतलब होता है मनी, ऐसा नहीं कि धरती। अर्थ का मतलब होता है मनी, पैसा। ठीक है, और शास्त्र का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, अध्ययन। समझ में आई बात। तो ऐसा जिसमें हम लोग मनी का अध्ययन करते हैं उसी को बोला जाता है अर्थशास्त्र। इसके अलावा और हम कह सकते हैं कि मिनिमम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो अर्थ प्लस शास्त्र, मनी प्लस स्टडी, यह क्या हो गया आपका अर्थशास्त्र। इसमें किसका अध्ययन होता है, तो पैसों का अध्ययन होता है। लिख लो, इसमें मनी, मनी मतलब पैसा रुपया जो भी लिखना है, इसमें मनी का अध्ययन, अध्ययन होता है। ठीक है, मनी का अध्ययन होता है। इसके अलावा यह भी कह सकते हैं कि मिनिमम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, मिनिमम संसाधन, मिनिमम का मतलब न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम, न्यूनतम संसाधनों, न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम, अधिकतम उत्पादन को, अधिकतम उत्पादन को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो आज जो है ना इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में देखो क्या क्या देखेंगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। उसके बाद में दूसरा समझेंगे क्षेत्रप। ठीक है, क्षेत्रप मतलब होता है सेक्टर। समझ में आ रही है बात, कितने इसके सेक्टर होते हैं, सेक्टर के आधार क्या है, स्वामित्व के आधार पर क्या होता है, स्वरूप के आधार पर कितने होते हैं, और उसके बाद में शर्त के आधार पर कितने होते हैं। समझ में आ रही है बात। तो सेक्टर की बात करेंगे और तीसरा जो है ना इसके प्रकार की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स के प्रकार की बात करेंगे। ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, तो आज जो है यह इंट्रोडक्शन में हम समझाएंगे। ठीक है, तो न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थशास्त्र कहते हैं। थोड़ा सा डायग्राम इस पर जो है ना जी इंपॉर्टेंट है। जैसे सुनो, यहां पर क्या है आपका, यह समझ जाइए कि यह दुनिया है। ठीक है, दुनिया, और यहां पे है धन, और इसी धन के पीछे क्या है, दुनिया पड़ी हुई है ना जी। सब तो 99 के चक्कर में ही पड़ा हुआ है, बोलो। समझ में आ रही है बात, सब 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो यही धन का सब क्या कर रहा है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, चक्कर लगा रहा है, लगा रही है चाहे लगा रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, आपका इकोनॉमिक्स कहा जाता है। समझ में आ रही है बात। तो धन के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, यही कहलाता है आपका इकोनॉमिक्स। तो वही बात को लिखें, इसमें मनी का अध्ययन होता है, अर्थात कह सकते हैं कि न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, कम से कम क्या हो, पैसा में अधिक से अधिक क्या कर ले, ग्रोथ कर ले, यह आपका इकोनॉमिक्स है। समझ में आई बात। इसके फादर कौन है जी, अर्थशास्त्र के जनक यहां लिखे, लिखते चलो। अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक, जनक बोले तो पिता, यह जो है ना एडम स्मिथ है।
एडम स्मिथ, जिस तरह से आपका हिस्ट्री के फादर हेरोडेटस, बायोलॉजी के फादर आपका कौन है तो अरस्तु अरिस्टोटल, और जूलॉजी को थियोफ्रेस्टस, ठीक है। ठीक उसी तरह से आपका केमिस्ट्री का बताए थे लेवासियो, समझ में आ रही है बात। तो उसी तरह से केमिस्ट्री काली मिट्टी से बना हुआ है, यह बात बताए है ना, कीमिया वर्ड से आई हुई है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हो गया। और भारतीय जनक कौन हो जाएगा जी अर्थशास्त्र के? भारतीय जनक जो है वह विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया लिख लीजिए, विश्वेश्वरैया यह क्या है? भारतीय जनक है। और उसके बाद में और क्या लिखिएगा तो सुनो, अर्थशास्त्र का एक पुस्तक है आपका कौटिल्य का, तो उसका अर्थशास्त्र का अलग संबंधित है, वह राजनीति से संबंधित है। यह बात को लिख दे कहीं पर, कहां पे लिखे, यहां पे लिखता हूं, अर्थशास्त्र पुस्तक, अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य का है, कौटिल्य का है, जो राजनीति से संबंधित है जी, राजनीति से संबंधित है। यह भी सवाल पूछा हुआ है कि कौटिल्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र वह किससे संबंधित है, तो वह अर्थशास्त्र जो है वह राजनीति से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अर्थशास्त्र दूसरा बात कर रहे हैं, उसका बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हो गया, भारतीय जनक विश्वेश्वरैया। और एडम स्मिथ जी का एगो बुक है जी, वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, समझ में आई बात। इकोनॉमिक्स ही क्या है? धन है, ध्यान से समझते चलिए। द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन इनका बुक का नाम है जी। और यह कब प्रकाशित हुआ तो 1776, लिख लो 1776, द वेल्थ ऑफ नेशन। यह किसका बुक है? सीधा सीधी सवाल पूछा हुआ है कि वेल्थ ऑफ नेशन वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ है। ध्यान से समझते चलिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन 1776, यह बुक का नाम है। किनका बुक है जी? तो यह बुक जो है ना आपका एडम स्मिथ का है, ठीक है। और क्या लिखिएगा तो यहाँ पे नोट में बात डाल करके लिख लीजिए कि अर्थशास्त्र को साइंस ऑफ ग्रोथ कहने वाले व्यक्ति कौन है, तो अर्थशास्त्र को साइंस ऑफ ग्रोथ कहने वाले व्यक्ति जो है ना वह सैमुअल्सन है, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र जो है ना यह साइंस की ग्रोथ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द ग्रोथ ऑफ साइंस। यह बात किसने बोला है, तो यह बात जो है आपका सैमुअल्सन बोला है, ठीक है। लिख लीजिए, काहे छोड़ेंगे यह सब बात को। द वेल्थ लिखो, द इकोनॉमिक्स इज ग्रोथ ऑफ साइंस। यह कहने वाले व्यक्ति कौन है, तो सैमुअल्सन, ठीक है। सैमुअल्सन जो है ना यह व्यक्ति कहने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो है ना यह ग्रोथ ऑफ साइंस है, ठीक है। साइंस की क्या है, ग्रोथ है, और यह कहने वाले व्यक्ति सैमुअल्सन है। तो दो तीन बात जो है ना यहां से याद रखिएगा, सीधे परीक्षा में पूछता है, समझ में आ रही है बात। यह कई बार यहां से सवाल पूछे हुए हैं। अब इकोनॉमिक्स के टाइप्स बताते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के टाइप बताते हैं। इकोनॉमिक्स जो है ना दो तरह के होता है, एक होता है आपका माइक्रो और दूसरा होता है आपका मैक्रो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो है वह दो तरह के होता है, एक होता है आपका माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। पढ़ते पढ़ते याद हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए मिटा दें, यह बात समझ में आई? बोलिए। क्लास 11-12 में जो पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स को, उसको पता होगा कि इकोनॉमिक्स का दो बुक आती है, एक होता है आपका माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो, ठीक है। चलिए, तो इकोनॉमिक्स के दो भाग लिख लो, दो पार्ट होता है, कौन कौन, चलो बताता हूं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के जो है दो भाग होते हैं, कौन कौन होता है से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहां पर इकोनॉमिक्स तो लिखा हुआ ही है, ऐसे हम बना लेता हूं। एक होता है आपका माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, जैसे होता है ना माइक्रोस्कोप, छोटे वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप की यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप की सहायता लेते हैं। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा। एक हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा। और दूसरा क्या होता है आपका, तो दूसरा जो है आपका मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है व्यापक, बड़ा, ठीक है। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है व्यापक, व्यापक, ठीक है। अब सुनो, इसमें है क्या, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, अर्थात इसमें व्यक्तिगत रूप की बात करेगी, ठीक है, जो उत्पादन करेगा उसी की बात करेगा, समझ में आ रही है बात। तो यह है आपका क्या, यह है आपका माइक्रो, केवल उत्पादन की बात करेगा, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से बात करेगा, तो यह क्या हो जाएगी आपका, तो यह जो है हो जाएगा आपका माइक्रो, ठीक है।
यह केवल व्यक्तिगत रूप से होता है, यह केवल व्यक्तिगत रूप से होता है, ठीक है, यह केवल व्यक्तिगत रूप से होता है, केवल व्यक्ति के लिए होता है, और यह जो है ना सामाजिक कल्याण के लिए होता है। समझ में आई बात? यह सामाजिक कल्याण के लिए और यह व्यक्तिगत रूप से लिए, लिख लो, यह सामाजिक कल्याण के लिए होती है, यह सामाजिक कल्याण के लिए होती है, कल्याण के लिए होती है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आपको माइक्रो कहा जाता है। और माइक्रो में क्या होता है? तो माइक्रो में जो है आपका छोटे, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से होती है। उसके बाद में अगला, इसमें क्या होता है? तो इसमें उत्पादन वगैरह की बात होती है, उत्पादन, कीमत, ठीक है, इसमें उत्पादन की बात होती है, कीमत की बात होती है, कीमत सिद्धांत की क्या होता है? बात होता है। समझ में आई बात? और इसमें जो है ना आपका राष्ट्रीय स्तर की बात होती है, ठीक है, नेशनल की बात होती है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें राष्ट्रीय स्तर की बात होती है, राष्ट्रीय स्तर की बात होती है। जैसे कि इसमें क्या हो गया? शिक्षा हो गया, ठीक है, उसके बाद में बेरोजगारी हो गई, रोजगारी हो गई। यह क्या है जी? तो यह जो है ना नेशनल लेवल पर है। समझ में आई बात? और यह व्यक्तिगत रूप से है, उत्पादन, कीमत सिद्धांत, यह सब जो है आपका माइक्रो में आएगा। और माइक्रो में क्या होगा? व्यापक, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, व्यापक जो बहुत बड़ा क्षेत्रों के लिए हो वह आपका माइक्रो, और जो छोटा के लिए हो वह आपका माइक्रो, ठीक है। एक इसका यहाँ पर किताब था जी किन्स का, ठीक है, किन्स का एक किताब था, क्या था? तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यह जो है ना रोजगार से संबंधित है, तो यह रोजगार से संबंधित पूरे देश के लिए बात हो गई, ठीक है। यह किस में आ जाएगा? तो यह जो है ना आपका मैक्रो में आ जाएगा। लिख लो, किन्स की एक पुस्तक है, बुक, क्या बुक का नाम है? तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और यह किताब के लेखक कौन है? एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगार, तो यह रोजगार की बात करेगा जी, ठीक है। यह जो है ना इंग्लैंड के थे बेचारे, जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हिंदी अनुवाद इसका कैसे कर दे? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यह रोजगार की बात कर रहा है, बहुत बड़े क्षेत्रों पर बात कर रही है, ठीक है, कर रहा है ना। तो इसको हम लोग किस में रखेंगे? तो मैक्रो में रखेंगे। और जो छोटे सेक्टर पर बात करेगा तो उसको हम लोग माइक्रो में रखेंगे। यही इकोनॉमिक्स का क्या हो गए? दो भाग हो गया। तो ऐसा नहीं ना कि दो भाग हो गया, हटाइए क्लास 11 12 खत्म, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यह तो आपको बता रहे इंट्रोडक्शन, आज की क्लास में इंट्रोडक्शन की बात बता रहे हैं, और यहाँ से सवाल 2-3 गो छप जाएगा, ठीक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यह रोजगार की बात है। और यह पुस्तक के लेखक कौन है जी? तो लेखक जो है ना वह किन्स है, लेखक जो है वह किन्स है, ठीक है। उसके बाद में लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, कीमत सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ठीक है। डिमांड का मतलब होता है मांग, मांग के सिद्धांत, ठीक है, बताता हूं लॉ ऑफ डिमांड यह है क्या, सुनो, ठीक है। कीमत वगैरह सिद्धांत की बात कर रहे हैं ना जी, तो कीमत सिद्धांत, अब देखते हैं कि कीमत सिद्धांत होता क्या है। उत्पादन वगैरह यह सब जो है ना इकोनॉमिक्स में पूरा घूमते रहेगा, डिमांड, कीमत, ठीक है, यह पूरा इकोनॉमिक्स में घूमेगा। तो आज क्या करते हैं, जो जो बात है ना उसको बताते चलते हैं, कि ताकि आगे जब आएगा लेक्चर तो दिक्कत नहीं हो, ठीक हो, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, कीमत, ठीक है, मांग का नियम, ऐसे मांग कीमत ऐसे लिखो, मांग लिख लो, कीमत लिख लो, मांग कीमत का नियम। अब सुनो इसमें है क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहने का अर्थ है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उस चीज का वैल्यू बढ़ जाएगा, यस और नो, समझ में आ रही है बात? जिस चीज का डिमांड ज्यादा होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे सुनो कैसे, तो डिमांड में आपको बताता हूं कि यदि 5 रुपए का क्या होता है, एक बिस्किट आता है, एक बिस्कुट आता है, 5 रुपए का एक बिस्कुट आता है, और आप 10 बिस्कुट लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 बिस्कुट का दाम जो है वह हो जाएगा आपका 50 रुपया। एक बिस्कुट का दाम 5 रुपया, तो 10 बिस्कुट का 50 रुपया हो गया, ठीक है। अब यही दाम को लेकर के हम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं,
10 रुपया कर देते हैं। ध्यान से देखो, इकोनॉमिक्स में जो है ना एग्जाम्पल को समझना वह बेहतर होता है। एग्जाम्पल समझ गए तो बात हो गई, ठीक है। तो डिमांड 5 रुपया था तो 10 बिस्कुट मिल गई ना जी। अब दाम को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, ठीक है। तो अब देखो 10 रुपया हो गया एक बिस्कुट का दाम, एक बिस्कुट का दाम। तो बताओ तुम्हारे पास 50 रुपया है तो अब कितने बिस्कुट खरीदोगे? अब 5 बिस्कुट खरीदेंगे, ठीक है। बिस्कुट खरीदेंगे तो सीधा सीधी बात है कि यदि आपका दाम, दाम बोले तो कीमत, मेरे भाई मेरे दोस्त, कीमत यदि बढ़ गया, ठीक है, कीमत बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, यहां पे घट गई। समझ में आई बात है? बोलो, यहां पर कीमत जैसे ही बढ़ाया तो देख लो डिमांड जो है ना सीधे घट गया। 10 बिस्किट के बदले 5 बिस्कुट हो गई, ठीक है। 5 बिस्किट में ही काम चलाएंगे। तो डिमांड, जब कीमत बढ़ता है, ठीक है, कीमत बढ़ता है तो डिमांड जो है ना, मांग, डिमांड जो है आपका घट जाता है। शायद सभी उल्टा बोल दिए थे। डिमांड जो है ना वह क्या हो जाता है, वह घट जाता है। ध्यान से समझते चलिएगा। बोलिए डिमांड क्या हो गई? यह डिमांड जो है आपका घट गया। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं और अपनी फीस को क्या कर देंगे, फी को बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कहेगा कि दूसरा भी पढ़ लेंगे, हमारी डिमांड क्या हो गई, खत्म हो गई। समझ में आई बात? तो किसी चीज का वैल्यू बढ़ जाएगा जी, किसी चीज का वैल्यू बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे समझो ना, कैसे समझिएगा, थोड़ा सा और मिटार करके बताते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा सोचो। इकोनॉमिक्स जो है ना वह सोचने की चीज है, ऐसा नहीं कि आया बस लिख दिए कुछ हो, ठीक है। देखो होगा क्या, अभी जो है टमाटर को ले लेता हूं, ठीक है। टमाटर को एग्जाम्पल में ले लेता हूं दूसरा। 1 केजी टमाटर का दाम जो है वह कितना था? तो 1 केजी टमाटर का दाम मान लेता हूं 20 रुपया है, और तुमने 100 रुपया लेकर के क्या किया, टमाटर खरीदने गया, ठीक है। 1 केजी टमाटर का दाम 25 रुपया है और तुमने क्या, 20 रुपया है ना, 20 रुपया 25 रुपया जो मानना है मानिए अपने अनुसार एग्जाम्पल। 20 रुपया है, तुमने 100 रुपया लेकर के क्या किया, तो सामान खरीदने गया। तो बताओ 100 रुपया में कितना किलो टमाटर आएगा? इतना तो कैलकुलेशन पता ही होगा। 1 किलो का दाम 20 रुपया तो 100 रुपया में कै किलो, 5 केजी टमाटर खरीदेगा। तो 100 रुपया में कितना टमाटर खरीद लिया? तो आपका ऐसे लिखो, 1 किलो का 20 रुपया तो 5 केजी टमाटर कितना में आएगा, 100 रुपया में आएगा। यस और नो? अब सुनो, यही जो है 1 केजी का दाम, आ गई बरसात का मौसम, ठीक है। बरसात का मौसम आया, टमाटर की पेड़ वगैरह सूख गई। अब टमाटर जाहिर सी बात है महंगा हो जाएगी, और तुम 100 रुपया लेकर के गए हो, जाहिर सी बात है कि 5 किलो टमाटर नहीं खरीद करके आओगे, महंगाई बढ़ेगी। तो समझ में आ रही बात? महंगाई बढ़ेगी, अपने आप डिमांड तो कम हो जाएगा। समझ में आ रही है? बोलो, खाएंगे ही नहीं। समोसा की महंगाई बढ़ गया, 2 गो के खाए के बदले 1 गो खाएंगे, बात खत्म। समझ में आई बात? और एक अच्छा वाला एग्जांपल बताते हैं, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बताएंगे। 1 केजी, यदि 1 केजी टमाटर का अब दाम जो है ना वह कितना हो गया, तो अब 40 रुपया हो गया, दोगुना हो गया, लो, ठीक है, 40 रुपया हो गया। समझ में आ रही है बात? 1 केजी टमाटर का पहले 20 रुपया था तो 5 किलो टमाटर आ गया 100 रुपया में। अब 1 किलो टमाटर का दाम 40 रुपया हो गया, ठीक है, 40 रुपया हो गया। तो अब बताओ कितना लीजिएगा, 2.5 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो कहने का सीधा सीधी अर्थ है ना कि हमने क्या कर दिया है, कीमत को बढ़ा दिया है, ठीक है। कीमत को बढ़ा दिया है तो डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। कीमत को बढ़ा दिए तो डिमांड कम हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा समझो, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यह तुम हो, ठीक है, यह तुम हो, क्या नाम मान ले, जो मानना है मान लो, मनोज मान लेता हूं, ठीक है। यह मनोज मान लिए, समझ में आई? मनोज बेचारे जो है वह बीएससी किए, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, और यह जो है ना फर्स्ट डिवीजन कर गए, फर्स्ट डिवीजन कर गए। अब इसके बाबूजी जो है ना, फादर पिताजी, इसको शादी के लिए क्या किए, बात चलाने लगे, ठीक है। अब ज्यादा समझ में आएगा। शादी के लिए क्या किए, बात चलाने लगे, ठीक है। अब बात चलाने लगे तो शादी के लिए बात चलाने लगे तो इनका पिताजी कह रहे हैं ना कि 5 लाख रुपया लेंगे, ठीक है, 5 लाख रुपया लेंगे। और लड़की वाला जो है ना वह सक्षम है कितना देने में, तो लड़की वाला जो है वह 3 लाख रुपया देने में क्या है, सक्षम है, ठीक है। तो कहेंगे कि ना करेंगे। समझ में आई बात? अब देखो
ना करेंगे। अब जैसे ही मनोज के बाबूजी क्या कर देंगे, कीमत घटा करके 3 लाख रुपया कर देंगे, ठीक है, तो कहा जाएगा ना 3 लाख रुपया जैसे ही तिलक किए, ठीक है, तिलक था ज्यादा तो करेंगे ही नहीं, उतना पैसे नहीं है तो करेगा कोई कहां से। तिलक लेना एक अपराध है जी, ठीक है। अब 3 लाख रुपया कर दिए, तो 3 लाख रुपया कर दिए तो देखो क्या हो जाएगा, यह लड़की वाला कहेगा ना कि ठीक है हम अब करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास 3 लाख रुपया थी। तो क्या हुआ, इन्होंने डिमांड घटा दिया, इन्होंने कीमत घटा दिया, कीमत को घटा दिया, तो डिमांड देखो अपने आप बढ़ गया कि नहीं इसका। नहीं तो मनोज जी को पूछा नहीं था लड़की वाला, क्योंकि बाबूजी 5 लाख रुपया बता दिए तो सीधे अगुआ भाग गया कि 5 लाख रुपया मिलेगा कहां से, ज्यादा बता रहा है। कहा कि ना 3 लाख रुपया कर देता हूं, तो अगुआ कहा कि ना 3 लाख लाइक है, ठीक है। तो कीमत बढ़ाया तो देखो तो डिमांड बढ़ गई कि नहीं, मांग बढ़ गया कि ना 3 लाख में कर लेंगे। समझ में आई बात। तो इसका अर्थ है कि डिमांड हमने कीमत को कम कर दिया तो डिमांड क्या हो गई, अपने आप बढ़ गई, ठीक है। तो जितना बिजनेसमैन होते हैं ना मेरे भाई, वह क्या करते हैं, पहले कीमत को कम रखते हैं, ठीक है, कीमत को कम रखते हैं और आदत लगाते हैं डिमांड बढ़ा देते हैं सब, ठीक है। डिमांड बढ़ा दे दीजिएगा और जैसा ही आपका डिमांड बढ़ेगा, कीमत कम है तो जाहिर सी बात है डिमांड आपका रहेगा ही रहेगा। टमाटर 5 रुपए किलो है तो आपको जिसको टमाटर नहीं भी लेना है ना, वह भी जाकर के टमाटर खरीद करके लाएगा, क्योंकि कीमत कम है तो डिमांड जाहिर सी बात है ज्यादा रहेगा। और जैसे ही टमाटर की दाम 100 रुपया बढ़ेगा कि नहीं, तो कहेगा कि टमाटर खरीदवे ना करेंगे, ठीक है, बिना सलाद के ही रह लेंगे, ठीक है। तो कहने का सीधा सीधी अर्थ है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि यदि कीमत बढ़ाएंगे तो डिमांड घट जाएगी, ठीक है। कीमत जैसे ही बढ़ा कि डिमांड खत्म हो गई, ठीक है। बोलिए, तो यही कहानी है आपका लॉ ऑफ डिमांड की। बात समझ में आई, बोलो। अब सुनो, कुछ जो है ना इसके अपवाद भी होते हैं, ठीक है, इसके अपवाद भी होते हैं। अब देखो अपवाद में कैसे होगा, ठीक है। एक लग्जरी सामान की बात बताते हैं, मिटार दे, बोलो, ध्यान से समझते चलिएगा। लॉ ऑफ डिमांड जिसको समझ में आ गई अच्छी बात, नहीं समझ में आई वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए। अपना तरफ से हम समझाने का प्रयास कर रहे, एग्जाम्पल दे दे करके बता रहे हैं, इसलिए अच्छा से समझ जाइएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो एग्जाम्पल समझ गया उसकी काम हो गई, और जो नहीं समझा तो दिक्कत हो जाएगा जी। इकोनॉमिक्स में फिगर, ग्राफ और आपका एग्जाम्पल जो समझ गया काम हो गई, ठीक है। चलिए, इसीलिए कहा जाता है ना जी कि इकोनॉमिक्स इज द ग्रोथ ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू द सैमुअल्सन थ्योरी। ध्यान से समझिए बात को, बोलिए। अब देखो इसके अपवाद, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या है, इंग्लिश वाला एक्सेप्शन लिखेगा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब इसको छोड़ करके। पहला हो गया आपका लग्जरी, LUXUARY, लग्जरी, ठीक है। LUX लग्जरी होता है ना जी, लग्जरी, इस तरह से जो भी स्पेलिंग हो, लग्जरी। अब लग्जरी वस्तु क्या है, लग्जरी वस्तु। अब इसमें सुनो, जैसे हीरा वगैरह हो गया, सोना हो गया, यह सब की जितना कीमत बढ़ेगी ना उतना ही डिमांड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितना कीमत बढ़ेगा उतना ही डिमांड भी बढ़ जाएगी। बोलो अब कैसे हम समझाते हैं, सुनो। यहां पर लग्जरी वस्तु, इसमें क्या होता है, इसमें कीमत बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाती है, डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे पहले सुनो, सोना जो है ना एक भर में 10 ग्राम होता है ना जी, एक भर में 10 ग्राम होता है सोना, और यह कितना के आता था, 5,000 रुपया का आता था। और यदि महिला को पता होता कि 10 साल बाद यह सोना जो है ना 50,000 बन जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, तो सीधे महिला 1 किलो खरीद करके रख लेती, ठीक है। समझ में आई बात मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से समझो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। पहले जो है ना आपका 2000 की बात बोल रहा हूं, 2000 में क्या था, सोना एक भर 10 ग्राम का कीमत 5,000 रुपया थी, ठीक है। और महिलाएं को पता होती कि आज से 20-25 साल बाद जो है ना सोना 50,000 रुपये भर हो जाएगा, 10 ग्राम जो है ना 50,000 रुपया को मिलेगा, तो सीधा महिला जो है ना वह क्या करती, 1 किलो खरीद लेती भविष्य के लिए, ठीक है। क्योंकि दाम भी यहाँ क्या कर रहा है, दाम धीरे धीरे बढ़ रहा है जी, ठीक है। तो डिमांड भी देख लो इसका, 100 ग्राम, यहाँ पर 100 ग्राम बोला, 10 ग्राम से 1 किलो हो गया। समझ में आ रही है बात। तो यह लग्जरी सामान है, खराब होने वाला नहीं है। बोलिए, जमीन लग्जरी है जी। समझ में आई बात। जैसे जैसे दाम बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। कि हो सकता है कि भविष्य में 10 लाख का जमीन 1 करोड़ में मिले, ठीक है। तो यह लग्जरी सामान है। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा क्या, एग्जाम्पल में लिख लीजिए हीरा,
ठीक है, वस्तु या हीरा का दाम बढ़ेगा तो व्यक्ति सोचेगा ना कि बहुत अच्छा वाला हीरा है, हो सकता है कि भविष्य में यह 2 लाख का सामान 4 लाख में मिले, तो दाम बढ़ा और यहाँ पर देख लो डिमांड भी बढ़ गया। ठीक है, दाम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गया, हीरा हो गया, उसके बाद में सोना हो गया। ठीक है, सोना हो गया, भूमि हो गया, यह सब क्या है जी, लग्जरी है, ईटीसी। ठीक है, इस सब का डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो कीमत भी बढ़ेगा, कीमत भी क्या होगा, बढ़ेगा। अपवाद में यह सब बात बोल रहे हैं ऐसे, और ऐसे आओ समझोगे। चलो अभी मनोज जी का एग्जाम्पल ले रहे थे ना। ठीक है, मनोज जी बेचारे क्या थे, बेरोजगार थे, तो बाबूजी 5 लाख रुपया मांगे थे अभी ना जी, तो 3 लाख में शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि कीमत घटाए थे, डिमांड बढ़ गई थी। अब देखो मनोज जी का सर्विस लग गया। ठीक है, यह मनोज जी है, मनोज जी, और मनोज जी का क्या हो गया, इस बार नौकरी लग गई जी, सर्विस लग गई। अब देखो पहले अगुआ एक गो आता था, अब अगुआ कै गो आएगा पता ही नहीं चलेगा। अगुआ, अगुआ मतलब समझते हो, जो दोनों पक्ष को मिलाप कराता है। ठीक है, अगुआ। अब ध्यान से समझिए बात को, पहले अगुआ जो है ना, पहले अगुआ एक था, अब अगुआ जो है ना 10 गो है, 10 ठो क्या है, अगुआ है। सबका अलग अलग कीमत है, कोई कह रहा है कि 5 लाख देंगे। ठीक है, कोई कह रहा है 10 लाख रुपया देंगे, कोई कहेगा 20 लाख रुपया देंगे। समझ में आई बात। और मनोज जी के बाबू का मांग कितना था शुरुआत में, 5 लाख रुपया। अब देखो मनोज जी का सर्विस लगते ही क्या हो गया, कीमत बढ़ गई कि नहीं। 5 लाख को तो कोई बातें नहीं करेगा जी, 20 लाख वाला बात कर रहा है। बोलो तो 20 लाख, यहाँ कीमत बढ़ गया कि नहीं, मनोज जी का तिलक बढ़ गई जी, 20 लाख रुपया। ठीक है, और मनोज जी का देख लो डिमांड भी बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सर्विस। इसका मुद्दा केवल क्या था, सर्विस लगना। जैसे ही सर्विस लगा कि नहीं, नौकरी लगी कि नहीं, तो डिमांड भी बढ़ गया और कीमत भी बढ़ गई। समझ में आ रही है बात। तो एक बार नौकरी ले लीजिए, उसके बाद में तभी यह सब के बारे में सोचिए, दहेज नहीं लेना है। समझ में आ रही है बात। बोलिए, ध्यान से समझते चलिएगा। बटन नहीं लगाए थे इसलिए माइक जो है ना इधर था, जो हो सकती है कि आवाज में प्रॉब्लम हो, अब नहीं होगा, अभी ध्यान पर आए। ठीक है, तो समझ में आई बात। सर्विस लगा तो क्या हो गया, इसका डिमांड भी बढ़ गया और कीमत भी बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद में एक और लिख लीजिए, गिफेन वस्तु। ठीक है, नॉन लग्जरी, इसको मिटा दे। बात समझ में आ रही है। बीत गया गर्मी, बीत गया सर्दी, अगर तन पे लगवानी हो हरदी, तो जल्दी से लो सरकारी वर्दी। समझ में आई बात। चलिए मिटा दे। दूसरा नॉन लग्जरी, नॉन लग्जरी के बात बता रही है, सब अपवाद की बात बता रही। इकोनॉमिक्स समझना तो बच्चों का खेल है जी, थोड़ा सा बना तो रहिए, देखिए कैसे नहीं समझ में आता है। नॉन लग्जरी, नॉन लग्जरी मतलब गिफेन। अब यह क्या होता है जी, गिफेन वस्तु। देखो डिफिनेशन लिखा देंगे ना तो एक को नहीं समझिएगा आप। ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल दे दे करके बता रहे हैं। एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए, बात खत्म। अब जो है ना दूसरा लिख लीजिए, नॉन लग्जरी। नॉन लग्जरी, एक बच्चा कहा ना जी कि नॉन लग्जरी का मतलब होता है बेकार की वस्तु है, गलत बात है जी। नॉन लग्जरी का मतलब होता है गिफेन, गिफेन वस्तु। लिख लो नॉन लग्जरी, नॉन लग्जरी, यहां पर गिफेन, गिफेन वस्तु। ठीक है, नॉन लग्जरी कहने का अर्थ क्या है, सुनो। नॉन लग्जरी कहने का अर्थ है कुछ ऐसे सामान होते हैं जो आपको कंपलसरी खरीदना ही खरीदना है, बिना उसे खरीदे हुए आप रह ही नहीं पाइएगा। जैसे कि आटा हो गया, नहीं खरीदिएगा तो कैसे खाइएगा जी। चावल हो गया, नहीं खरीदिएगा तो खाइएगा क्या। तो यह सब जो है ना खरीदना आपका अनिवार्य है, आपको खरीदना ही पड़ेगा, चाहे जैसे खरीदिए, खरीदना तो पड़ेगा ही मेरे भाई। ठीक है, तो सुनो, 1 केजी आटा का दाम, 1 केजी आटा का दाम कितना है, 1 केजी आटा का दाम कितना ले ले, चलो 25 रुपया ले लेता हूं, 25 रुपया ले लेता हूं। ठीक है, 25 रुपया, 30 रुपया जो लेना है लो, चलो 30 रुपया लेता हूं, अच्छा रहेगा, 30 रुपया ले लेता हूं। जो आपको लेना है ले सकते हैं जी, जरूरी नहीं है कि हम जो ले रहे हैं वही लीजिए। ठीक है, 1 केजी आटा का दाम 30 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया लेकर के मार्केट गए, तो आपने क्या किया, आपने 3 केजी आटा लिया, 3 केजी आटा लिया, तो 3 केजी आटा का दाम कितना हो गया, 90 रुपया हो गया। ठीक है, 90 रुपया हो गया पहला। अब देखो कि आटा लेने लग गए हो 100 रुपया का, और बचवा कह देगा कि बाबूजी चॉकलेट लेते आइएगा। ठीक है, चॉकलेट लेते आइएगा, तो एक चॉकलेट का दाम कितना हो गया,
एक चॉकलेट का दाम जो है ना वह हो गया आपका कितना, तो 2 रुपया। एक चॉकलेट का दाम मान लेता हूं 2 रुपया है। एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया है और तुम्हारे पास अभी 10 रुपया बचा हुआ है, ठीक है। तो कितना चॉकलेट ले लीजिएगा जी 10 रुपया में? यह जो है आप 5 चॉकलेट ले लीजिएगा ना, ठीक है, 5 चॉकलेट ले लीजिएगा। लेकिन किसी दिन क्या होता है कि आपका जो है ना यह आटा का दाम 1 केजी का 30 रुपया है ना, तो यह बढ़ करके कितना रुपया हो जाएगा? तो यह बढ़ करके हो गया आपका कितना? तो यह बढ़ करके हो गया आपका 35 रुपया, ठीक है, 35 रुपया हो गया। समझ में आई बात? 32 रुपया हो गया, 35 इतना मत बढ़ाओ, यह बढ़ करके हो गया 32 रुपया किलो आटा, ठीक है, 32 रुपये किलो आटा हो गया। जबकि चॉकलेट का भी 2 ही रुपया दाम है, ध्यान से समझना। आटा का दाम बढ़ करके 1 केजी का 32 रुपया हो गया, 30 रुपये से 32 रुपया। देख लो कि 30 पहले था, 32 हो गया, कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ गई तो देखो अब तुम क्या करोगे? अभी तो तुम्हारे पास 100 रुपया ही है, तो 3 केजी आटा लोगे तो कितना का आएगा? 96 रुपया का आएगा। समझ में आ रही है बात? 3 केजी आटा लोगे तो 96 रुपया आएगा। अब तुम्हारे पास बचा कितना? बचा आपका 4 रुपया, ठीक है, 4 रुपया बचा और एक चॉकलेट का दाम है 2 रुपया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 2 दूना 4 ले लीजिएगा, 2 चॉकलेट अब मिल जाएगा जी, 2 चॉकलेट मिलेगा, 2 चॉकलेट अभी भी होगा। तो पहले तुमको 5 चॉकलेट मिलता था, अब 2 चॉकलेट मिलेगा। और तुम्हारे पास 5 को मान के चलो बाल बच्चे हैं, 5 जो है ना नन्हा मुन्ना है, ठीक है। हम दो, हमारे दो जो है ना, यह नारा लाया गया था लेकिन सब विफल हो गया, ठीक है। माता पिता मरेंगे तो उसके स्थान पर 2 आ जाएगा ना, इसीलिए नारा लाया गया, हम 2 हमारे 2, बाबूजी और मम्मी चल गई तो बचवा 2 रह जाएगा ना जी, उसके स्थान पर जनसंख्या ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। यह नारा लाई गई थी, लेकिन लॉकडाउन में सबसे ज्यादा असर इसी को देखने को मिला, ठीक है। तो अब सुनो बात को ध्यान से, तो 5 चॉकलेट तुमको मिलता था, अब जो है 4 रुपया बचा है, तो क्या करेगा? कहेगा कि चॉकलेट नहीं लेंगे, यह हमारे जरूरत की नहीं है, क्यों चॉकलेट खरीदे, बच्चा को खिलाएंगे ही नहीं, दांत खराब हो जाएगी, ठीक है, चॉकलेट लेंगे ही नहीं, बात खत्म। और 4 रुपया तुमने क्या कर लिया? बचा लिया। 4 रुपया जो क्या कर लिया? बचा लिया। तो चॉकलेट क्या हो गई? चॉकलेट जो है ना वह गिफेन वस्तु हो गई, ठीक है। चॉकलेट क्या हो गया? तो यह गिफेन वस्तु हो गया। बात समझ में आई कि बाउंस कर गई? ठीक है, चॉकलेट क्या हो गया? तो चॉकलेट जो है यह आपका गिफेन वस्तु हो गया। कहने का अर्थ है कि जो जरूरत ना हो उसे हमने नहीं खरीदा, ठीक है, जो जरूरत था उसे खरीद लिया, उसी को हमने बोला क्या? गिफेन वस्तु। समझ में आई बात? आप गए बाजार मार्केट खरीदने कोई सामान और टमाटर की दाम जो है ना बढ़ गई है, तो कहिएगा कि टमाटर नहीं लेंगे, छोड़ो हटाओ जाने दो, आलू का सीधा सब्जी खा लेंगे, ठीक है। 100 रुपया का आलू, आप 100 रुपया लेकर के मार्केट गए सब्जी खरीदने, आलू जो है 20 रुपये किलो मिल रहा था, आपने क्या किया? 4 किलो आलू ले लिया और उसके बाद में 1 किलो टमाटर ले लिया 20 रुपया का। लेकिन किसी दिन टमाटर की भाव 50 रुपया हो जाएगा, तो क्या आप लीजिएगा? कहिएगा कि 5 किलो आलू दे दो, हमको कोई जरूरत नहीं है टमाटर की, सीधा हम आलू खाएंगे। समझ में आई बात? तो आलू बढ़ गया, टमाटर नहीं लिए, अर्थात टमाटर क्या हो गई? गिफेन वस्तु हो गई, कीमत बढ़ गया, लेकिन आपके लिए जरूरत पड़वे नहीं करेगा। समझ में आई बात? बोलिए। तो गिफेन वस्तु हम समझा पाए? बोलो। अब जो है ना सेक्टर के प्रकार, अब जो है थोड़ा सा बताता हूं कि सेक्टर वगैरह जो है क्या होता है, क्षेत्र क्या होती है। गिफेन वस्तु समझ में आ गई? बोलो, मिटार दे। चलिए एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझते चलिएगा, 1 मिनट बना रहिएगा। सब कुछ ठीक ठाक आ रही है? हेडिंग लगा लीजिए सेक्टर। सेक्टर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए क्या कर रहे हैं, एनर्जी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, सेक्टर, सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्रफ, ठीक है, क्षेत्रफ। इकोनॉमिक्स का क्षेत्र कितने होता है जी? तो इसका आधार 3 गो है, ठीक है। एक है स्वरूप के आधार पर, दूसरा है शर्त के आधार पर और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो पहला लिख लो, सेक्टर के कितने क्षेत्र? तो क्षेत्र मतलब इकोनॉमिक्स के कितने क्षेत्र? तो 3 क्षेत्र। पहला जो है ना स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? शर्त के आधार पर, शर्त के आधार पर, और तीसरा स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। अब सुनो इसमें होता क्या है।
शर्त हो गया, स्वरूप हो गया और स्वामित्व हो गया। शर्त स्वरूप के आधार पर पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद में दूसरा हो गया आपका प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद में तीसरा हो गया तृतीयक, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक, टर्शियरी, बोलिए जो भी बोले, टर्शियरी, समझ में आई बात। उसके बाद में चतुर्थ क्षेत्र, चतुर्थ, और पांचवा हो गया पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र देखो किताब में आपका कहता है ना कि क्षेत्र के 3 आधार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और यह 2 को बताता ही नहीं, हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 और भी होता है। और शर्त के आधार पर 2 होता है, एक संगठित होता है ऑर्गेनाइज, और एक होता है अनऑर्गेनाइज, ठीक है, असंगठित, ठीक है। दूसरा लिख लो, पहला लिखिए संगठित क्षेत्र, संगठित ऑर्गेनाइज, ORGANIACD, ऑर्गेनाइज हो गया। और दूसरा लिख लो असंगठित, असंगठित, अनऑर्गेनाइज। और स्वामित्व के आधार पर लिख लो आपका सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, या सीधा और सीधा जो है ना, इसका जो है फोकस सरकार का इस पर रहता है, या समाज कल्याण के लिए होती है जी, ठीक है, यह देश के लिए होता है, तो सार्वजनिक हो गया। दूसरा हो गया आपका प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट में क्या होता है, केवल जो है ना, या पैसा कमाने के लिए सब यूज करता है, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल, यह सब प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, सरकारी भी होती है, ऐसा नहीं है। तो पहला लिख लो सार्वजनिक, जो सभी के लिए हो, सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, पब्लिक। दूसरा लिख लो, बबली नहीं बोल रहे हैं जी, पब्लिक बोल रहे हैं, ठीक है, सार्वजनिक। उसके बाद में प्राइवेट, प्राइवेट, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में अगला आर्थिक वगैरह की भी बात आ जाती है, ठीक है, पब्लिक। उसके बाद में संयुक्त क्षेत्र, तीसरा लिख लो संयुक्त क्षेत्र। उसके बाद में चौथा लिख लीजिए संयुक्त क्षेत्र के बाद सहकारी, संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। और चौथा लिख लीजिएगा क्या, सहकारी, कॉर्पोरेटिव, सहकारी क्षेत्र, ठीक है, कॉर्पोरेटिव, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेटिव, ठीक है, कॉर्पोरेटिव सेक्टर। समझ में आई बात। इसमें सरकार दिशा निर्देश देती है व्यक्ति को कंपनी चलाने के लिए, ठीक है, सरकारी सहकारी क्षेत्र। जैसे कि देखो ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना ग्रुप चलता है महिलाओं का, ठीक है, महिला को पैसा देता है सब, पुरुष को नहीं देता, हम बताएंगे कि क्यों देता है, ठीक है, सहकारी क्षेत्र। ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए, स्वरूप के आधार पर, शर्त के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर यह बात समझ में आ गई। तो चलो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र की क्या करते हैं, बात करते हैं। बोलिए, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। सुनो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक होता क्या है। तो प्राथमिक कहने का मतलब है ना कि प्राथमिक, प्राइमरी, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना आपका उत्पाद सीधा नेचर से जुड़ा होता है, प्राकृतिक से जुड़ा होता है, उसी को बोला जाता है प्राइमरी। बोलो, जैसे कि गेहूं रोपा तो गेहूं क्या है, यह नेचुरल है, नेचर से संबंधित है। बोलो तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा प्राइमरी। बोलो, गेहूं रोपे तो प्राइमरी, ठीक है, खनिज, तेल, यह सब जमीन से निकाल रहे हैं, प्राइमरी, ठीक है। तो जो नेचर से जुड़ा हो, प्राकृतिक से जुड़ा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। बोलिए, तो यह है, यह प्राकृतिक, प्राकृतिक, नेचुरल लिख लो, नेचर, नेचुरल जो लिखना है लिखो। यह प्राकृतिक, NATURAL, नेचुरल, नटुरे मत पढ़ देना जी, ठीक है, फुटूरे फ्यूचर को, गुली गूगल। बोलो, यह प्राकृतिक से जुड़ा होता है, यह प्राकृतिक से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप, यह प्राकृतिक से जुड़ा होता है, ऐसे लिखो, उत्पादन प्राकृतिक से जुड़ा होता है, उत्पादन, उत्पादन प्राकृतिक से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लो गेहूं, ठीक है, उसके बाद में खनिज, खनिज, तेल, ठीक है, खनिज हो गया, तेल हो गया,
सब जो है ईटीसी, यह सब किससे जुड़ा हुआ है जी? तो यह प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर सीधा सीधी बात बता दीजिएगा कि जो प्राकृतिक से जुड़ा हो, जैसे कि एग्जांपल में दे देता है कि बताओ यह किस सेक्टर में आते हैं, विनिर्माण कंस्ट्रक्शन वगैरह से ज्यादा पूछता है, या द्वितीयक सेक्टर में आते हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो सुनो गेहूं, अब ध्यान से समझिएगा, एक बार में कहानी बन जाएगी। मिटा रहे, चलिए कैसे कहानी बनेगा से सुनो, हम बता रहे हैं, तुम ध्यान से सुनो। ठीक है, चलिए प्राइमरी हो गया, दूसरा हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी द्वितीयक, सेकेंडरी CECONDRAY होता है सेकेंडरी। ठीक है, द्वितीयक इसमें क्या होता है? तो जैसे कि गेहूं तुमने रोपा, गेहूं हो गई, अब यह गेहूं से क्या करेगा? तो यह गेहूं जो है, यह गेहूं को तुमने दिया फैक्ट्री में, फैक्ट्री में दिया, तो फैक्ट्री में देने के बाद यह गेहूं को पीस देगा तो आटा बन जाएगी, और यह आटा किससे आटा बनेगी तो क्या बना देगा फैक्ट्री में? दूसरा जगह दे दोगे तो बिस्कुट बन जाएगा ना, समझा? गेहूं प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, फैक्ट्री में दे देगा तो क्या कर देगा? गेहूं को पीस दे करके आटा चक्की का मशीन, मतलब ना आटा बना देगा ना जी, और आटा से क्या बन जाएगी? बिस्कुट बन जाएगी। ठीक है, और भी वस्तु बन सकते हैं, जरूर थोड़ी है कि बिस्कुट ही बनेगा। अब बिस्कुट को अपने पास कोई रखेगा नहीं, इसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह की जरूरत होगी, बोलिए, तो इसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह की जरूरत होगी, तो ट्रांसपोर्ट आएगा, समझ में आ रही है बात? ट्रांसपोर्ट आएंगे, उसके बाद में अगला क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, विनिर्माण और निर्माण, यह सब किस में आएंगे? तो यह जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। समझ में आई बात? अब मान के चलो कि गाड़ी से जा रही है या जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस आएगा, तृतीयक सेक्टर, सेवा करने के लिए हॉस्पिटल, एडमिट होने के लिए सेवा आ गया। समझ में आई बात? या तृतीयक सेक्टर, समझ में आ रही है बात? बोलिए, समझ में आ रही है? तो गेहूं हो गया, फैक्ट्री में गया तो आटा बिस्किट, तो गेहूं क्या है आपका? प्राइमरी सेक्टर है, फैक्ट्री में गया तो द्वितीय सेक्टर, अरे भाई फर्स्ट या सेकंड में गया ना, बोलो, गेहूं फर्स्ट से सेकंड में गया तो सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा ना जी फैक्ट्री में, बोलिए। तो इसमें फैक्ट्री, इसमें फैक्ट्री, कारखाना, फैक्ट्री कारखाना, और क्या लिखोगे? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, 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 उत्पाद। ठीक है, निर्माण, निर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण को रखते हैं, विनिर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण को रखते हैं। ठीक है, यह सवाल एसएससी पूछा हुआ है जी। निर्माण, कंस्ट्रक्शन और अनकंस्ट्रक्शन जो है ना, विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन जो है यह किस में रखा जाता है? तो यह द्वितीयक सेक्टर का है। ठीक है, आटा, ठीक है, जाकर किनेंगे 2 कट्ठा जमीन, बैठाएंगे आटा चक्की का मशीन। ठीक है, यह सब जो है ना इसी सेक्टर में आते हैं। बोलिए, समझ में आ रही है बात? मशीन, फैक्ट्री वगैरह सब द्वितीयक सेक्टर में आता है। बोलो, अब यहां से कारखाना में से क्या निकला? गाड़ी से निकली सामान, अब सामान निकली तो इससे क्या होगा? मान के चलो रास्ता में जा रही है और धक्का लग गया, सपोज एक्सीडेंट हो गई। ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गई तो पुलिस आएगा ना जी, तो पुलिस सेवा करने के लिए, बोलिए, तो सर्विस वाला जो है ना किस में आएगा? तृतीयक सेक्टर में आ जाएगा। हॉस्पिटल तृतीयक सेक्टर में आएगा, एम्बुलेंस सेवा करने के लिए तृतीयक सेक्टर में आएगा, शिक्षा तृतीयक सेक्टर में आएगा, टीचर हम पढ़ा रहे हैं तो अपना फीस लेंगे जी, फी लेंगे, फीस नहीं फी। ठीक है, तो यह किस में आएगा? अपना पढ़ाने की हम कीमत ले रहे हैं, सर्विस सेवा का टैक्स ले रहे हैं, यह जो है ना आपका किस में आ जाएगा? तृतीयक सेक्टर में आ जाएगा। इसमें जो व्यक्ति काम करता है ना जी, इसको हम रेड कलर जॉब बोलते हैं, लिख लो, प्राथमिक सेक्टर में। इसमें जो व्यक्ति, इसमें जो व्यक्ति कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, उसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, उसे रेड कॉलर, उसे रेड कॉलर जॉब कहते हैं। ठीक है, लाल कलर वाला जॉब कहते हैं। ठीक है, और यह कहानी जो है ना ज्यादातर देखने को मिलती है कृषि में। सुनो, कृषि में क्या है जी नी, इस कृषि में 50% से ज्यादा, 50% से प्लस की बात कर रहा हूं, श्रमिक जो है इसमें लगे हुए हैं, श्रमिक लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन इससे मुनाफा 17% है जी, इससे मुनाफा 17% ही है।
ठीक है, देश में योगदान इसका 17% है। बताओ 50% से ज्यादा, 100 में से 50% से ज्यादा जो है वह कृषि में लगा हुआ है, और देश के विकास में इसका हिस्सा 17% है मेरे दोस्त। बताओ जी, जनसंख्या लग गया ज्यादा से ज्यादा कृषि में और योगदान है कम देश में। तो ऐसा जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृषि में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिलती है। बेरोजगारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, बेरोजगारी सबसे ज्यादा जो है कहाँ देखने को मिलती है? वह कृषि में देखने को मिलती है। जैसे सुनो, एक लाइन हम बताएं कि कृषि, मान के चलो कि कोई तुमने खेती किया, क्या है, बाबूजी खेती किया गेहूं का। गेहूं किसमें है? तो प्राइमरी सेक्टर में है। ध्यान से समझते चलिएगा बात को। गेहूं प्राइमरी सेक्टर का है, फैक्ट्री में जाएगा तो सेकेंडरी। गेहूं जैसे ही फैक्ट्री में जाएगा तो आटा बन जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। बिस्किट बन गया, सेकेंडरी सेक्टर। समझ में आई बात? यह बिस्किट को परिवहन ले करके गया, टर्शियरी सेक्टर। धक्का लग गई, सपोज पुलिस आया, टर्शियरी सेक्टर। सर्विस मतलब सेवा, सर्विस का मतलब होता है सेवा जी, सेवा करना। हॉस्पिटल, टर्शियरी सेक्टर। समझ में आई बात? और इसके ऊपर रिसर्च करेगा जो आपका फोर्थ में आ जाएगा, चतुर्थ सेक्टर। और सीओ, एमडी वगैरह जो है ना पंचम सेक्टर में आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, सब बताते हैं। तो कृषि में मान लो गेहूं का खेती किया तुम्हारे बाबूजी, ठीक है, और तुम्हारा क्या फैमिली है? 7 भाई है, और सातों का सातों क्या है? बेरोजगार है। ठीक है, सातों का सातों जो है ना बेरोजगार है। अब यह बेरोजगार है तो कहेगा कि बाबूजी, बाबूजी 1 और बेटा 6 गो 7 गो। ठीक है, समझ में आई बात? ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए भी पैदा किया जाता है ना जी कि लाठी तैयार होगा नहीं, एक बच्चा ही जन्म दीजिए, लेकिन उसको पढ़ा लिखा करके जो है ना ब्रह्मोस्त्र बना दीजिए। समझ में आई बात? 10 से जरूरत नहीं होता है, एक को पढ़ाइए और पढ़ा लिखा करके ब्रह्मोस्त्र बना दीजिए जो 100 पर भारी पड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? पावर ऑफ पेन इज मोर देन द पावर ऑफ स्वॉर्ड। कलम की मार तलवार के मार से कहीं ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि लाठी पिलावन तेल की बात करेगा। ठीक है, तो सुनो, यहां भी बात क्या होती है? कृषि में 7 गो लगा हुआ है, इसमें से एक भाई जो है ना, यह फॉर्म भरा था जी। ठीक है, फॉर्म भरा था रेलवे का। चलो, रेलवे में सर्विस लग गई, सर्विस जो है ना रेलवे में लग गया, तो 7 भाई, 6 भाई और एगो बाबूजी, 7 गो है ना जी, 7 ठो है खेती में लगे हुए। अब एगो तो सर्विस में चल गया, बचा कितना? 6 गो। अब जो खेती में है ना जी, काम पर कोई असर नहीं पड़ा। यह जो 7 गो काम कर रहा था इस खेत में, एक ही खेत में, अब 6 भी उतना ही काम कर रहा है। बताओ, तो तुम बताओ कि यह भाई जिसका नौकरी लगा है, यह कर क्या रहा था उस समय से? ठीक है, काम पर कोई असर नहीं पड़ा, तो कर क्या रहा था? यही है प्रछंद बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, जो पता नहीं चल रहा था कि क्या कर रहा था। बोलो, उसको जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। 75 आएंगे 75 जाएंगे, समझ में आई बात? बोलो, तो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी को बोला जाता है क्या? प्रछंद बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। और एक होता है शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षा के अनुसार जॉब नहीं मिलना, उसी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और हमको कोई कह देगा कि जाओ 10,000 का सर्विस करो जी, तो क्या हो जाएगी? शिक्षित बेरोजगार हो जाएंगे। समझ में आई बात? अपने क्या बोले? अपने योगदान, ठीक है, अपने एबिलिटी, ठीक है, के अनुसार हमको जॉब नहीं मिलेगी, इसको शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। बोलो, ध्यान से समझिएगा। तो नहीं अच्छा से पढ़िएगा तो शिक्षित बेरोजगार कहलाइएगा, है ना जी? गाना सुन करके हई देखो बीए करके बैल चलावता, ठीक है, तो वही वाला क्या हो जाएगा? शिक्षित बेरोजगार। बोलो, यह बात को मिटा रहे हैं, समझ में आ रही है? इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आएगा जी, अच्छा से पढ़िए। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि धन का चारों तरफ अध्ययन, इकोनॉमिक्स। कम से कम पैसा में अधिक उत्पादन, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ध्यान से समझते चलो, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, बोलिए, बात समझ में आ गई? तो सेकेंडरी इसमें फैक्ट्री, कारखाना, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, निर्माण जो है ना, गैस वगैरह जो है सब इसी में करते हैं जी, गैस। ठीक है, खनिज खनन जो है इसमें करते हैं, गैस वगैरह जो है ना, यह सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सीधे सवाल पूछा था, निर्माण जो है ना किस सेक्टर में आते हैं, या एसएससी जो है ना अपना सवाल पूछ चुका है। ठीक है, चलिए, सेकेंडरी के बाद तृतीयक, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर। इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना आपका सर्विस, पुलिस, हॉस्पिटल, यह सबको रखते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात इसमें लिखोगे, ऐसे लिखो ना, यहां पर जो श्रमिक काम करते हैं ना, यहां पर श्रमिक काम करते हैं, सेकंड वाला में कारखाना में काम करेंगे, फैक्ट्री में करेंगे, ट्रांसपोर्ट में करेंगे। तो फैक्ट्री में भी करने वाला, फैक्ट्री के मालिक जो है ना, अलग अलग इनकम देगा। ऐसा नहीं कि सबको एक ही देगा, किसी को 10,000 देगा तो किसी को उसी फैक्ट्री में 50,000 देगा। समझ में आई बात? एक दोस्त था ना जी, तो कहा ना कि हमको 15,000 मिलता है फैक्ट्री में, तो कहे कि तुमको 15,000 मिलता है, उसी कंपनी में, उसी फैक्ट्री में मालिक जो है ना किसी को 50,000 रुपया भी दे रही होगी। तो कहे कि कैसे?
वो कह रहा है कैसे, तो कहा कि तू अपना वैल्यू बढ़ाओ, जब तक वैल्यू नहीं बढ़ाइएगा तब तक आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी, और यह तभी होगा जब आप में परित्याग होगी, क्योंकि सफलता बार बार बोलते हैं परित्याग मांगती है, सब कुछ का परित्याग मांगती है। यदि सफल होना है तो जिस चीज का परित्याग करना पड़े अभी कर दो मेरे दोस्त, हाथ जोड़ करके विनती है। यदि सफल होना है तो परित्याग करना पड़ेगा, घर का परित्याग करना पड़ेगा, बाहर का परित्याग करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक परित्याग नहीं होगी तब तक आप सफल नहीं होगे, ठीक है। एक बार परित्याग कर दीजिए, उसके बाद सफल हो जाइए, तब उसके बाद में अपने आप लाइफ में सब कुछ आएंगे, ठीक है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान इंद्र तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागनम विद्यार्थी 5 लक्षणम, ठीक है। कौवे की तरह चेष्टा कर, काक की तरह चेष्टा करना, बगुले बको ध्यान, बगुला की तरह ध्यान लगाना, स्वान इंद्रा कुत्ते की तरह सोने वाला, तथैव च अल्पाहारी कम भोजन करने वाला, गृह त्यागनम विद्यार्थी 5 लक्षणम, ठीक है। घर को त्यागने वाला पढ़ाई के लिए, यह क्या होती है विद्यार्थी में 5 लक्षण होती है, ठीक है। तो श्रमिक जो है ना यह 2 तरह के होता है, लेबर जो है ना LABOR लेबर, ठीक है। 1 मई मजदूर दिवस याद रखिएगा, यही सवाल पूछा हुआ है जी। लेबर यह जो है ना एक होता है कुशल, एक होता है कुशल और दूसरा होता है सकुशल, ठीक है। अकुशल लगा दो, अकुशल लिखो, अकुशल, ठीक है। हिंदी टाइट है जी, ध्यान से सुनो, कुशल और अकुशल। जो कुशल होगा ना जी इसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। यह कहेगा कि हम काम नहीं करेंगे, अपना खोज लीजिए दूसरा कोई, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए। अब हमको कोई पढ़ाने के लिए बोले तो हम तृतीयक सेक्टर में आएंगे, टीचर किस में आएगा, तृतीयक सेक्टर में आएगा, समझ में आ रही, क्योंकि हम अपना सेवा दे रहे हैं, किसी चीज को सिखा रहे हैं, तो हमारी जितनी जरूरत होगी तो हम तो लेंगे ही, ठीक है। क्यों, हम कुशल है, समझ में आई बात। तो कुशल है तो अपना पेमेंट तो लेंगे ही, कहेगा कि ना इतना नहीं देंगे तो मत दीजिए, बात खत्म, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, समझ में आई बात। तो कुशल को क्या होता है, कुशल वाले व्यक्ति को इसमें इसको बोला जाता है व्हाइट कलर जॉब, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है। व्हाइट कॉलर जॉब, इसमें जो व्यक्ति काम करेगा उसको क्या कहा जाएगा, व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है, बोलिए। और उसके बाद में अकुशल, यह काम करेगा, इसकी मजबूरी है, जान रहा है कि दूसरा जगह जाएंगे तो मिलेगा काम कि नहीं मिलेगा, हो सकता है कि एकरों से कम पैसा मत मिले, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लू कलर जॉब, लिख लो ब्लू कलर जॉब, ठीक है। ब्लू कलर जॉब, अकुशल, समझ में आ रही है बात, बोलो। सेकेंडरी समझ में आ गई, प्राकृतिक नेचुरल समझ में आ गई, पहला आपका प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी तृतीयक सेक्टर, मिटा दे, चलो सेक्टर। यहां से सीधे सवाल जो है ना वह पूछ देता है, इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छा से पढ़िए, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से हमने पॉलिटिकल साइंस को इन डिटेल पढ़ा करके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है उसको बताया, ठीक, यहाँ पर यह भी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अपना तरफ से हम बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छा से समझ लीजिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन चाहे जहां से आए बन जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में तृतीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, तृतीयक में क्या होता है, इसमें सर्विस, सेवा, सेवा को रखते हैं, इसमें सेवा, सेवा मतलब सर्विस, सर्विस सेवा हो गया, शिक्षक हो गया, शिक्षक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन, ठीक है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, समझ में आई बात। ईटीसी को रखते हैं, इत्यादि को रखते हैं, डॉक्टर वगैरह सब इसी में आएंगे जी। डॉक्टर क्या करेगा, तो डॉक्टर अपना सेवा का टैक्स लेता है, सेवा का पैसा लेता है, ऐसा नहीं कि आपसे ठगता है, समझ में आई बात। उसकी सेवा है, कर जो है लेगा, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी हम क्या है मजबूरी है, लेंगे ही, ठीक है। अब ऐसा नहीं ना कि किसी से ऐंठ लेंगे, समझ में आई बात। जो जिससे बनेगा, पैसा पढ़ाई में मजबूरी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सफल सब होगा, ठीक है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए तृतीयक, उसके बाद में चतुर्थ में क्या आता है, चतुर्थ सेक्टर, चतुर्थ सेक्टर, ठीक है। चतुर्थ सेक्टर, इसमें क्या आते हैं, इसमें रिसर्च वगैरह आते हैं, अनुसंधान वगैरह, ठीक है। रिसर्च वगैरह, डेवलपमेंट साइंटिस्ट वगैरह जो है इसी में आते हैं चतुर्थ सेक्टर में, या हाई लेवल का थोड़ा होंगे ना जी। इसमें रिसर्च, इसमें रिसर्च, अनुसंधान, अनुसंधान, ठीक है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, ठीक है, को रखते हैं, को रखते हैं। और इसमें भी व्यक्ति को जो जॉब करता है उसको क्या बोला जाता है जी, उसको भी बोला जाता है आपका व्हाइट कलर जॉब। इसमें काम करने वाले श्रमिक को व्हाइट कलर जॉब कहा जाता है, लिख लो। इसमें काम
काम कर रहे श्रमिक को व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब कहते, व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। समझ में आई बात? बोलिए। अच्छा, उसके बाद में तृतीयक के बाद चतुर्थ, चतुर्थ के बाद पंचम लिख लीजिए यहाँ पर, पांचवा सेक्टर। पढ़ाने के लिए टीचर जो है ना 3 को पढ़ा करके बात खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। इसमें सीओ एमडी डायरेक्टर वगैरह आते हैं जी, जो कंपनी को चलाते हैं, ठीक है, वह 5वां सेक्टर में आ जाएगा। अच्छा लेवल का एग्जाम दीजिएगा ना तो 3 को से पूछता ही नहीं है, सीधा 5वां से पूछता है, ठीक है। तो इसमें सीओ हो गया, एमडी डायरेक्टर, निर्देशक, डायरेक्टर आते हैं, ठीक है। यह क्या करते हैं? कंपनी को चलाते हैं और यह कई सारे व्यक्तियों को जॉब देते हैं। बोलिए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गोल्ड कलर जॉब बोला जाता है। इसमें श्रमिक को क्या बोला? श्रमिक बोल रहे हैं। इसमें जो काम करता है उसको क्या बोला जाता है? गोल्ड कलर जॉब, गोल्ड कलर जॉब, गोल्ड कलर जॉब। यह सब समझ लो जी, एमडी सीओ है तो इसीलिए इसको तो गोल्ड कलर जॉब बोलेंगे। बोलिए, अब आते हैं कहां पर? शर्त के आधार पर संगठित और असंगठित। बोलिए, सेक्टर के प्रकार समझ में आ रही है? बोलो। असंगठित और असंगठित की बात करता हूं, ठीक है, मिटा दे। चलो, संगठित और असंगठित। एगो गाना था ना जी कि किनेंगे जाकर के ससुराल में जमीन, वहां बैठाएंगे आटा चक्की का मशीन। बोलो, तो आटा चक्की का मशीन किस में आ जाएगा? तो यह सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। गेहूं प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। बोलिए, आटा चक्की का मशीन सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगला, अब शर्त के आधार पर 2 होता है, संगठित हो गया और उसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा? असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड। शर्त के आधार पर 2 गो है। पहला जो है आपका क्या हो गया? संगठित। संगठित, संगठित का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति का काम, दिशा निर्देश सब जो है ना वह सुरक्षित होती है, ठीक है। सब जो है फरमाइश किया होता है, कब छुट्टी मिलेगा, कब नहीं छुट्टी मिलेगा। सरकारी व्यक्ति इसी में आते हैं जी। बोलो, ऐसा नहीं ना कि कभी भी छुट्टी मार दीजिएगा जब मन करे तब। तो इसमें सब काम का दिशा निर्देश बताई गई होती है, कभी भी छुट्टी नहीं मार सकते हैं। बोलिए, तो इसमें संगठित में क्या होता है? इसमें व्यक्ति के कार्य, ठीक है, कार्य, दिशा निर्देश सब निश्चित होती है। दिशा निर्देश सब निश्चित होती है, ठीक है, सब निश्चित होती है। एग्जाम्पल में सरकारी व्यक्ति समझ में आएगा। सरकारी व्यक्ति कैसा होता है जी? गवर्नमेंट जॉब वाले, ठीक है, सरकारी व्यक्ति। बोलो, एक तो इसकी इनकम और दूसरी दिनकम। एक जो है ना 25 साल की गर्ल्स जो है ना वह 60 साल के बूढ़े से शादी करती है। तो मीडिया वाला पूछा ना कि ऐसा आप क्यों की? तो कहा कि एक तो इसकी इनकम और दूसरा दिनकम, ठीक है। इनकम बहुत ज्यादा है और जिएगा बहुत कम दिन जी, तो दिन भी तो कम है। बोलिए, तो इनकम और दूसरा दिनकम। बोलो, तो सरकारी व्यक्ति, इसमें व्यक्ति के कार्य, दिशा निर्देश सब निश्चित होती है। और दूसरा लिख लीजिए असंगठित, ठीक है। असंगठित क्या होता है? असंगठित, इसमें दिशा निर्देश जो है ना व्यक्ति के कार्य का यह निर्धारित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। समझ में आई बात? लिख लो, इसमें व्यक्ति के कार्य, दिशा निर्देश निर्धारित नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। अर्थात एग्जाम्पल में प्राइवेट जॉब, ठीक है, प्राइवेट जॉब, कोई भी प्राइवेट जॉब जो है ना जब मन तब छुट्टी मारेगा। मन किया तो काम किए, मन किया तो नहीं किए। बोलो, तो यह क्या हो जाएगा आपका? प्राइवेट जॉब, ठीक है। समझ में आ रही है बात? मन करेगा तो काम करेगा, मन नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा। यह हो गया आपका क्या? असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड। अब स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, मिटा दें, मिटा तो है रहे हैं जी। अगला लिख लीजिए सार्वजनिक, पब्लिक। इसमें जो है ना केवल और केवल दिशा निर्देश सरकार देती है और यह समाज कल्याण के लिए होता है, ठीक है, मिटा दिए। चलो, हेडिंग लगा लीजिए आप, क्या लगाइएगा? तो सार्वजनिक। इंट्रोडक्शन समझ में आ रही है? बोलिए, सार्वजनिक।
सब इंट्रोडक्शन की प्रकार हम बता रहे हैं जी, इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, सीधा सीधी बात। सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक, पब्लिक, बबली ना बोलो, ऐसा ना कि लगा के फेयर लवली बोलो, या पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है, इसमें सरकार दिशा निर्देश देती है, दिशा निर्देश देती है, ठीक है। यह समाज कल्याण के लिए होता है जी, समाज कल्याण के लिए होता है, या समाज के लिए होता है जी, समाज कल्याण के लिए होता है, देश के लिए होता है, बोलो। तो सार्वजनिक। दूसरा प्राइवेट, प्राइवेट क्या होता है, यह जो है ना मुनाफे के लिए होती है, यह व्यक्तिगत मुनाफे के लिए होती है, यह व्यक्तिगत मुनाफे के लिए होती है। कहीं पर ट्यूशन फीस जो है ना वह आपका 2000 रुपया है, और कहीं जो है ना वह 200 भी रुपया है, बोलिए। तो यह क्या हो गया, प्राइवेट हो गया, व्यक्तिगत मुनाफा है। समझ में आई बात। तो यह व्यक्तिगत मुनाफे के लिए होती है। एग्जाम्पल में लिख लो, पूंजी के आधार पर रिलायंस कंपनी, पूंजी के आधार पर रिलायंस कंपनी, ठीक है। और श्रमिक के आधार पर टाटा, श्रमिक के आधार पर काम देने के मामले में टाटा जो है ना जी, TATA, ठीक है, टाटा। तो पूंजी के आधार पर रिलायंस कंपनी और श्रमिक के आधार पर टाटा। बोलो मुकेश अंबानी का एक बेटा जो है ना जी, शायद बेटा के शादी है, 239 का रिचार्ज 1.5 GB वाला जियो का, जीबी जो भी हो लिखो जीबी, ठीक है। अब क्या हो जाता है, 299 में हो जाता है। बताओ हमारे जनसंख्या कितना है जी, 1.5 करोड़, 150 करोड़, 1.5 बोले 150 करोड़। यदि 100 करोड़ जो है ना व्यक्ति क्या करता है, जियो सिम लिया हुआ है, तो आप देख लीजिए कितना बढ़ गया, 50 रुपया, 50 × 100 कर दो, कितना हो जाएगा, 5000 करोड़। एक महीना की 28 दिन का है जी, बोलो 5000 करोड़ रुपया। बढ़ाया कितना, 50 रुपीज, कमाया कितना, 5000 करोड़। बोलिए, यह होती है बिजनेस, ठीक है। समझ में आ रही है बात। यदि आपको देखो, यदि पत्नी को खुश करना है तो सरकारी सर्विस काफी है, और यदि आप अपने सपना को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, समाज कल्याण करना चाहते हैं, तब तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। बोलिए, मिटार दे। चलो उसके बाद में प्राइवेट हो गया। संयुक्त क्षेत्र लिख लीजिए, संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर। तीसरा संयुक्त क्षेत्र, ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है, तो संयुक्त क्षेत्र में सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के कार्य करता है। इसमें सार्वजनिक क्या लिखे, इसमें सार्वजनिक मतलब पब्लिक, सभी के लिए। इसमें सार्वजनिक प्लस प्राइवेट मिलकर कार्य करती है, मिलकर कार्य करती है, ठीक है, मिलकर कार्य करती है। सुनो, मिटारे ऊपर वाला थोड़ा सा, बोलिए। मिटाना तो पड़ेगा ही, मेरी मजबूरी है, नहीं मिटारेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप अच्छा से समझिए, नहीं तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मिटार दिए। चलिए सुनो क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें मिल करके क्या करती है, कार्य करती है। तो जब पब्लिक प्लस प्राइवेट मिल करके काम करती है तो इसको PPP कहा जाता है, पब्लिक प्राइवेट। सुनो, इसको क्या बोला जाता है, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PARTNER, ठीक है। क्या हुआ जी, पब्लिक भी मिला, प्राइवेट भी मिला, और यह दोनों मिल गया तो मेरे पार्टनर, जस्ट में पार्टनर। बोलो, तो पब्लिक प्लस प्राइवेट यह मिल करके क्या बना लिया, पार्टनरशिप, अर्थात हो गया संयुक्त क्षेत्र। बात समझ में, ऐसा ही थोड़ी कुछ लिखा जाता है, नहीं तो भुलाइए जाइएगा। P मतलब पब्लिक मिल गया, P मतलब प्राइवेट मिल गया, और दोनों मिल करके कार्य करेगा तो पार्टनरशिप कहलाएगा ना, साझेदारी। बोलिए, तो यह दोनों मिल करके कार्य करेगा तो PPP। ऐसा ना प्रोसेसिंग पावर पैरिटी, वह अलग होता है जी, अर्थव्यवस्था का लेवल को बताता है, ठीक है। अमेरिका से अर्थव्यवस्था हमारी 17 गुना नीचे है। यह PPP अलग होता है, यह बताएंगे कल की क्लास में। प्रोसेसिंग पावर पैरिटी यह अलग होता है, यह जो है ना प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग, ढेर सोच रहा होगा कि क्या बताने लगे, प्रोसेसिंग पावर पैरिटी यह अलग होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग पावर पैरिटी यह अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का स्थान को बतलाता है। हमारी इकोनॉमिक्स 17 गुना कम है किससे, अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझ में आई बात, इससे 17 गुना प्रोसेसिंग पावर पैरिटी हमारी कम है। कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था के जब प्रकार बताएंगे ना तब उसमें बताएंगे, ठीक है। चलिए, जीडीपी वगैरह निकालने के लिए सिखाएंगे, यह सब बच्चों का खेल होता है जीडीपी निकालना, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। उसके बाद में संयुक्त हो गया, अगला लिख लीजिए सहकारी, सहकारी, ठीक है, सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र का मतलब कॉर्पोरेटिव सेक्टर, ठीक है, कॉर्पोरेटिव सेक्टर। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को सरकार दिशा निर्देश देती है जी, और व्यक्ति क्या करता है, उस कार्य को करता है, संगठन बना करके कार्य को करता है। जैसे गांव में जो है ना जी, ग्रुप चलता है महिलाओं का, 10 गो 12 गो का, तन्या ग्रुप, झान्या ग्रुप, लीला ग्रुप, इस तरह से ग्रुप चलते हैं। चलो बताता हूँ उस बात को, कॉर्पोरेटिव वाला, ठीक है। सहकारी क्षेत्र मिटा दे बोले हैं, लिखे। इसमें व्यक्तिगत रूप से, इसमें व्यक्तिगत रूप से सरकार कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देती है, दिशा निर्देश देती है, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत रूप से सरकार कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देती है। एग्जाम्पल में देख लो, विलेज में जो है ना वह ग्रुपिंग चलता है, इसमें व्यक्ति, ऐसे लिखो, इसमें व्यक्ति संगठन बनाकर, इसमें व्यक्ति संगठन, ठीक है, इसमें व्यक्ति संगठन बनाकर कार्य को करते हैं, कार्य को करते हैं। समझ में आई बात, इसमें व्यक्ति कार्य को कैसे करते हैं, संगठन बनाकर। जैसे देखो कि होता क्या है, यहाँ पर बैंक हो गया, बैंकों का बैंक, बाप सबका आरबीआई बैठा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह क्या करेगा, इसको लोन देगा, जिस रेट पर देगा उसको क्या बोला जाता है जी, रेपो रेट बोला जाता है। बोलिए, कम समय के लिए दिया जाता है, बताएंगे, उसको रेपो रेट बोलते हैं। यह बैंक को पैसा मिला, ठीक है। अब यह बैंक जो है ना किसको जानता है, मान के चलो, किसका एग्जाम्पल ले ले, बोलिए किसका एग्जाम्पल ले ले, कोई व्यक्ति को, बिजनेसमैन को बोल लेता हूं, बिजनेसमैन है कोई, ठीक है। बैंक इसको अच्छा खासा से जान रहा है, ठीक है, इसकी बिजनेस की कोई कमी नहीं है, पैसा की कोई कमी नहीं है, फिर भी क्या करेगा, बैंक से तो यह रिलेट रहेगा ना, इसी लेकर के भाग गया तब कोई, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, बैंक लेगा, ठीक है। इसीलिए तो बैंक का क्या किया गया जी, राष्ट्रीयकरण किया गया। बोलिए, बताएंगे राष्ट्रीयकरण के बारे में, ठीक है। बोलिए, तो बैंक बिजनेस, अब यह बिजनेसमैन क्या कहेगा बैंक कि आप हमसे क्या कर लीजिए, लोन ले लीजिए 1.5% से, ठीक है, 1.5%, इतना से तो नहीं देता है सब, 0.75% से क्या कर लीजिए, हमसे लोन ले लीजिए। और बैंक यही तो चाहता है कि लोन ले, ठीक है, बशर्ते इन्फ्लेशन को मत बढ़ाए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। मोदी जी क्या किए थे, नारा दिए थे ना जी कि हम क्या करेंगे, काला धन लाएंगे और सब गरीबों को क्या करेंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। तो मेरे भाई, जनता मूर्ख था, और उसके बाद में जन धन योजना, ठीक है, एक कदम क्या हो जाए, एक कदम जो है ना सफलता की ओर, एक कदम 15 लाख की ओर। बोलिए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार, ठीक है, जिसकी सरकार, जो भी सरकार हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 15-15 लाख रुपया यदि किसी के अकाउंट में आता है तो सीधा सीधी बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। यदि आपके पॉकेट में 100 रुपया है तो सेव खरीदने जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि दाम पूछिएगा कि सेव कैसे किलो है, और आपके पैकेट में 10,000 रुपया है तो सेव का दाम पूछिएगा, सीधा लेकर के खरीद लीजिएगा, चाहे जितना का है। तो बताइए, आपके पैकेट में पैसा ज्यादा है तो महंगाई ज्यादा होगा कि नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और आरबीआई यहाँ पर बैठा हुआ क्या घटिया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तो इतना ज्यादा बैंक खोला है, उसका ब्रांच खुला है। उसके बाद में देख लो कॉर्पोरेटिव सिस्टम वाले खुले हुए हैं कि किसी तरह से जनता के बीच का पैसा खींच करके लाओ, ठीक है। अब कैसे लाएगा और कैसे महिलाओं को बेवकूफ बनाएगा, यह कॉर्पोरेटिव वाला, ठीक है। इसे ध्यान से समझिएगा। बोलो, तो देखो, यह बिजनेस वाला लोन दिया 0.75 पर। अब बिजनेस वाला यह व्यक्ति क्या करेगा, अपना जो है ना यह कर्मचारी रखेगा, ठीक है, अपना जो है कर्मचारी रखेगा, इसको 5,000, 10,000, 15,000, ठीक है। बोले तो कि श्रमिक दो तरह के होता है, कुशल होता है, दूसरा अकुशल होता है, ठीक है। उसकी जो है ना एबिलिटी के अनुसार पैसा मिलती है। समझ में आई बात। बोलिए, तो इसको क्या करेगा, कर्मचारी खटाएगा और अपने बेचारा आराम से कार में घूमेगा। अब यह कर्मचारी क्या जाएगा, तो कर्मचारी जो है जाएगा विलेज में, गांव में जाएगा, ठीक है, और कहेगा कि मेरे दीदी लोग क्या चाहिए, किसी को लोन चाहिए तन्या ग्रुप से,
बोलो। तो कहेगा कि हाँ तो कितना लोन चाहिए, तो ऐसा थोड़ी है कि 1 लाख रुपया दे देगा, 1 लाख देगा लेकर के भाग जाइएगा तब, ठीक है। तो 30,000 40,000 एक से ज्यादा नहीं देगा, मैक्सिमम 50,000, ठीक है। तो यहां से कहेगा कि ठीक है दीदी 30,000 रुपया जो है 3 लाख लिखा गया जी, 30,000 ठीक तो लिख रहे थे। 30,000 रुपया जो है ना हम देंगे कितना के रेट से, तो हम देंगे 3% के रेट से, ठीक है। अब बताओ जी जो इंटरेस्ट पर ले रहा है सूद पर उसको 5 रुपए लग रहा है सैकड़ा, 100 रुपया में 5% लग जाएगा और यहाँ 3% पर मिलेगा। तो उसके पति कहेंगे ना कि बहुत बढ़िया है, बोलिए कि महीने महीने ग्रुप भरा जाता है, सप्ताह सप्ताह भरा जाता है, पैसा का पतो नहीं चलता है और भरा भी जाता है, कितना बढ़िया बात है। सुनो यहाँ तुमको दिया है 0.75 पर बैंक जी, बोलो, और यहाँ आरबीआई इसको दिया होगा कितना परसेंट, 0.3% पर, बोलो, और यह 0.7% पर 75 पर दिया, और यह जो है ना 75 से यह दिया इसको 75 और आपको दे रहा 3% पर, समझ रहे हो। तो इसके बीच का जो परसेंट बढ़ रहा है 2.5 है, ठीक है, 2.5 और 0.25, इतना पर भी यदि चलता है बिजनेस तो बहुत बढ़ जाएगी। ध्यान से समझना थोड़ा सा। तो यह 3% पर आपको लोन देगा, तो कहेगा कि अकेले नहीं देंगे आपको 30,000 रुपया, उससे पूछेगा कि काहे जी हम भरेंगे नहीं। सुनो अब अकेले काहे नहीं देगा, कहेगा कि 10 व्यक्ति का जो है ना दीदी ग्रुप बना लो, ठीक है, और इसमें 2 को का हम बना देंगे हेड, एक को बना देंगे आपका प्रिंसिपल और दूसरा को बता देंगे वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। आधार कार्ड बैंक का डिटेल सब ले लेगा आपका, कहाँ जाइएगा, बोलिए घर देखने जाएगा। और उसके बाद में 10 व्यक्ति में से एगो व्यक्ति कोई निकल भी गया ना तो कहेगा कि हम तो इस पहिलका व्यक्ति को नहीं जानते थे, ठीक है, हम तो कौन व्यक्ति है नहीं है उनका जानते, आप जुटाने वाले तो आप ना है जी। तो 9 व्यक्ति मिलकर के एकरो बदल भरेगा, ले बोलिए फंसे ना जी। तो बिजनेस कहां से हुआ, समझ में आई बात। तो यह होता है आपका क्या, कारपोरेटिव सहकारी क्षेत्र, और यही जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आकर के समझा देता है। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, समझ में आई बात। बोलिए, तो यह सहकारी क्षेत्र और उसके बाद में उत्पादन के कंडीशन को बता रहे हैं, मिटा दे। चलिए समझ में आ रही है, इकोनॉमिक्स पढ़िए तो थोड़ा सा गरजना सीखिए, नहीं तो दिक्कत ही हो जाएगी। मिटा रहे, चलो बस उत्पादन देख लीजिए। उत्पादन के बारे में देख लेता हूं कि उत्पादन के भी 4 सेक्टर होते हैं, भूमि होता है, श्रमिक होता है, ठीक है। उसके बाद में कंपनी जिसका होती है, दिशा निर्देश वगैरह के बारे में 1 मिनट बना रहिएगा। एक घंटा 11 मिनट हो गई जी, पता ही नहीं चलता है पढ़ाते समय कि समय कहाँ गया कहाँ नहीं गया। पढ़ाई बहुत ही अच्छा चीज होती है, एक बार दिल से करिए, ठीक है। किताबों से मोहब्बत करिए, समझ में आई बात। बेवफा भी निकलेगी ना तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी, ठीक है। इसलिए बार बार बोलते हैं कि 75 आएंगे 75 जाएंगे, और जिंदगी भर साथ वही निभाएंगे जो बाबूजी खोज कर लाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिल के तनहा आंसुओं में बह गए, दिल के आसमां आंसुओं में बह गए और हम चाह करके भी तनहा रह गए, समझ में आई बात। और फिर वही गाना सुनोगे, बोलो दिल जला है मेरा क्या बिगड़े तेरा, ठीक है। तो यह सब नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, अच्छा से एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद में पड़ोसी को औकात दिखा देनी है और अपनी काम करनी है, ठीक है। पड़ोसी को टारगेट लेकर के रखना है, पड़ोसी ससुर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, तो अब हेडिंग आप लगा लीजिएगा क्या, 1 मिनट आप हेडिंग लगा लीजिए उत्पादन, ठीक है। उत्पादन, उत्पादन के कारक, उसके बाद में क्या करेंगे, छुट्टी कर देंगे। उत्पादन, उत्पादन के कारक, उत्पादन के कितने कारक होते हैं, इसके 4 कारक होते हैं, इसके 4 कारक होते हैं। कौन कौन होता है जी, तो पहला लिख लीजिए भूमि, दूसरा लिख लीजिए भूमि के बाद क्या लिखिएगा, भूमि श्रमिक, भूमि श्रमिक, तीसरा लिख लीजिए भूमि श्रमिक, उसके बाद में और क्या लिखिएगा, पूंजी। ऐसे लिखो पूंजी, पहला में पूंजी, पूंजी, दूसरा में भूमि, तीसरा में श्रमिक, और तीसरा में श्रमिक, और चौथा में क्या लिखिएगा, चौथा में लिख लीजिए उद्यमी, उद्यमी, ठीक है। तो पूंजी, पूंजी क्या होता है, जो जिस कार्य में व्यक्ति का क्या होता है, पैसा लगता है, मुनाफे के लिए होती है ना जी, जिसमें कार्य के लिए जिसमें कार्य के लिए पूंजी लगती हो, पूंजी
लगती हो उसको क्या कहा जाता है? उसको पूंजी कहा जाता है। भूमि जिस पे कार्य की जाती है, जिस जगह पे कार्य की जाती है, जिस जगह पर कार्य किया जाता हो, जिस जगह पर कार्य किया जाता हो, भूमि, श्रमिक, जिसमें कार्य के लिए कर रहे हैं मजदूर, जो कार्य जो है ना, जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए जो मजदूरी हो रहे हैं, लेबर कर रहा है, उसको श्रमिक बोला जाता है। कार्य संपन्न के लिए या कार्य के लिए, ऐसे लिखो, कार्य के लिए कर रहे मजदूरी, कर रहे मजदूर, कार्य के लिए कर रहे मजदूर क्या हो जाएंगे? श्रमिक। और उद्यमी जिसकी कंपनी हो, जी, जो यह काम करवा रहा है, कंपनी अर्थात जो कार्य करा रहा है, जो कार्य करवा रहा है, ठीक है, करवा रहा है, वह क्या हो जाएगा? आपका उद्यमी। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं हम? अपनी वाणी को विराम देते हैं। ठीक है, ये तो नेता बोलता है जी कि यहीं पर हम क्या करते हैं? अपने बातें को विराम देते हैं। हम काहे विराम देंगे? नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जज्बा के साथ मिलेंगे, क्योंकि लक्ष्य वही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका भी हौसला होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जो है ना, वह गिरने नहीं देना चाहिए। हाँ, बशर्ते ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हम यह कर सकते, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन केवल हम ही कर सकते हैं, यह गलत बात है। ठीक है, क्योंकि भगवान क्या किए हैं? सबको उतना बुद्धि दिए, बशर्ते कि उजागर कोई नहीं करता, कोई कर देता। अत्य दीपो भव, अपने अंदर के उत्सर्जित दीप को क्या करो? जला दो। इसी को कहा जाता है अत्य दीपो भव। महात्मा बुद्ध यही ना कहे थे कि अपने अंदर के उत्सर्जित दीप को क्या करिए? जला दीजिए, और तब देखिए कि आप सक्सेस हो जाते हैं कि नहीं। समझ में आ रही है बात? तो सबको उतना ही भगवान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 24 घंटा का समय दिए हैं। कोई को जो है ना मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है, तो किसी को शादी करके पति बनने का शौक है। तो सबका अपना अपना शौक है, तो आपका भी कुछ अपना शौक होगा, हमारा भी अपना भी शौक होगा। समझ में आई बात? सबका XYZ जो भी पर्सन है, सबका अलग अलग शौक होता है। ठीक है, किसी का है बताए तो कि 24 घंटा में किसी व्यक्ति को काम करके करोड़पति बनने का शौक है, तो किसी को शादी करके पति बनने का शौक है। यह शौक को हम लोग क्या करेंगे? दबा करके रखेंगे, आगे बात को नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह एक बात बताए, आज सुनो, आज क्या हुआ मेरे साथ। तो आज एक बात बताते हैं कि आज जो है, एक हमको दोस्त से मुलाकात हुई और पूछे उससे कि बताओ तुम आज इतना उदास क्यों हो? तो कह रहा है कि भाई क्या पता है तुमको क्यों उदास है, यह मत पूछो कि क्यों उदास है। तो कहे क्या हुआ? तो हम बोले कि क्या हुआ? तो वह कह रहा है ना कि हम जो है पिछला महीना जो है पायल गिफ्ट किए थे, और वो हमको जो है ना टी-शर्ट गिफ्ट की थी नाम लिख करके। आज भी उसका टी-शर्ट मैं पहनता हूँ, और उसको मैं पायल गिफ्ट किया था ना, तो वह क्या कर गई? पिज्जा बेच करके खा गई। ठीक है, वह उसको बेच करके पिज्जा खा गई। ठीक है, तो हम उसको जवाब दिया कि जब तुमको पता था कि ऐसा कर सकती है तो तुमने क्यों दिया? ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि बचिया क्या सोचती है? बिचिया सब होती है, मुंह ना होता है थू थूर, और सोचती है कि मिल जाएगा मिथुन। तो दिक्कत बात है ना जी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। समझ में आई? तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।